नाजरीन आदाब, दूरदर्शन के श्रीनगर स्टूडियो से आपका खुशामदीद। मैं हूं माजिदुल खैर नंदा, यूथ फोरम की एक नई निश लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। कोरोना वबा ने जहां आलमी तिबी निज़ाम को अपनी गिरफ्त में लिया है, वही हाल ही में बरतानिया में एक सर्वे के मुताबिक कोरोना वबा फैलने से पहले हर 5 में से 2 अफराद मंशियात का इस्तेमाल करते थे, लेकिन कोरोना वबा के दौरान इस तादाद में इजाफा होकर हर 2 में से 1 ने मंशियात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। हमारी वादी में भी मंशियात का इस्तेमाल करने वाले लोगों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, जिसमें ज़्यादा हिस्सा हमारे नौजवान तबके का है। और अक्सर देखा गया है कि लोग इन्हें अपने जहनी मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो आहिस्ता आहिस्ता इनके लिए नशा बन जाता है और फिर इनकी जान भी दाव पे लग जाती है। इस तशवीशनाक सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आज जिस मौजू को हमने ज़ेर बहस लाया है, उसका उन्वान है ड्रग अब्यूज़ एंड इट्स ट्रीटमेंट। और इस मौजू पर मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में एक मेहमान को दावत दी हुई है। जी हाँ, हमारे साथ बैठे हुए हैं मिस्टर शबीर अहमद शबीर साहब, जो कि एक गैर सरकारी तंजीम राहत ड्रग एडिक्शन सेंटर के मुनज़्ज़िम हैं। सर, हम आपका खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माजिद साहब, और सारे व्यूअर्स जितने भी हमारे सुन रहे हैं उनको भी हमारा प्यार भरा सलाम। शुक्रिया सर। ये हालात जो हमारे सामने खड़े हैं बहुत अलमनाक हैं। सर, मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका डोमेन क्या है, कैसे काम करती हैं, थोड़ा सा एक नज़रिया, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम। पहले तो यूथ फोरम की सारी टीम को मेरी तरफ से मुबारकबाद, क्योंकि इन जैसे पेंडेमिक हालात में भी आप अपना जो काम है, फ़राइज़ है, तनदेही से अंजाम दे रहे हैं और लोगों तक पहुंच रहे हैं, उससे वो काबिल तारीफ़ है और काबिल तहसीन है। तो रही बात जो आपने आज के मौजू में यूथ के बारे में बात करने के लिए मदऊ किया है हमें, तो हमारी वादी में बहुत से मसाइल है, खाली यूथ का मसाइल नहीं है, लेकिन पर्टिकुलरली एक कौम जो होती है वो डिपेंडेंट होती है अपने जवानों पे। बिल्कुल, नौजवान कौम। तो आपके सवाल का पहला जवाब ये है कि जब अल्लाह ताला किसी से चाहता है काम लेना तो वो लेके ही रहता है। बिल्कुल। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जब हमने इसको स्टार्ट किया तब हमें ये नहीं पता था कि लोगों का रुझान आखिर में हमें किस तरह लेके जाएगा। हमने जब अपना ऑफिस बनाया तो लोग आते गए, उन्होंने कहा कि आप राहत की बात करते हैं, यूथ की बात करते हैं, तो क्या आप यूथ के लिए कर रहे हैं। पहले तो हमें ये समझ नहीं आया कि लोग हमें किस तरह धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों का रश बढ़ता गया तो हमें समझ आने लगा कि ये जो लोग आ रहे हैं ये मंशियात के मुखालिफ बात करते हैं। तो एंटी टू द डिप्रेशन, नहीं, मंशियात, हाँ, मंशियात के खिलाफ बात कर रहे हैं कि यहाँ वादी में मंशियात का चलन बहुत आम होता जा रहा है। पहले तो ये लोग खुल के सामने नहीं आते हैं, लेकिन जब ये खुलने लगे, जब हमारे ऑफिस आने लगे, तो इन्होंने खुल के बात की कि जहाँ भी हम देखें आजकल वादी में, शहर हो, गांव हो, कस्बा हो, कहीं भी हो, तो वहाँ पे मंशियात का चलन बहुत आम हो रहा है। ये है। उसके बाद हमारी जो खुद की टीम है, जो इस मेरी राहत से रिलेटेड है, उन्होंने फिर एक मशवरा दिया कि नहीं, इन जैसे बच्चों के लिए जो भी इस वबा में मुब्तला हुए हैं, उनके लिए एक मुनज़्ज़म सेटअप होना चाहिए। तो पहले तो यहाँ ऐसा कुछ था नहीं, तो फिर हमने इनिशियली में 10 बेडेड का डी एडिक्शन सेंटर लॉन्च किया, जो राहत के नाम से खानियार श्रीनगर में इस वक्त भी कायम है। जी। सर, मैं जैसे आपने बोला कि मंशियात का रुझान बहुत आम था, सर एक मैं पूछना चाहूँगा, ट्रिगर कहाँ से हुआ? व्हाट इज़ द ट्रिगरिंग पॉइंट कि आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबल करें? दूसरा कि अक्सर बेशतर लोगों में ये बात सही तरीके से नहीं बैठ रही कि अद्वियात और मंशियात में क्या फ़र्क है, क्योंकि अद्वियात तो हमारे लिए एक ज़रूरी चीज़ है, हमारी डॉक्टर से एक प्रिस्क्रिप्शन आता है, फिर ये अद्वियात कहाँ जाके फिर एक नशा मंशियात बन जाता है कि इंसान इस चीज़ का आदी हो जाता है, फिर इंसान की इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि उसके जान पे भी बात बन जाती है। तो ट्रिगर पॉइंट और अद्वियात और मंशियात, देखिए कश्मीर में ट्रिगर पॉइंट अगर हम टच करें, जैसे आपने कहा है, नामसाइद हालात जो हमारे यहाँ रहे, नामसाइद हालात में हमने बहुत सारे ऐसे चीज़ें देखी हैं जो नहीं होनी चाहिए थी।
तो उसके बाद हमने देखा कि एक बहुत बड़ी तादाद साइकेट्रिक पेशेंट्स की बड़ी वादी में। जब ये बढ़ी तो उसके बाद दूसरा एक तबका हमने देखा नौजवान जिसके पास करने को कुछ नहीं था। हालात ने ऐसी करवट बदली कि एक जवान ये सोचने में मजबूर हो गया कि मेरे लिए कुछ बचा नहीं है, तो अब मैं इसका सहारा लेता हूँ। काम तो नहीं था, नौकरियों के लिए दरबदर, बाकी वसाइल के लिए दरबदर। अब हमारे पास वसाइल थे, लेकिन उस वक्त के हालात को हम अगर मद्देनज़र रखें, आज से 20 साल 25 साल 30 साल की जब बात करते हैं तो बहुत सारा डार्कनेस फैला था, स्पेशली इन यूथ। बिल्कुल। तो उन्होंने फिर क्या किया, ये जो ट्रेंड आगे बढ़ती गई, पहले ये सिगरेट से हुआ, फिर ये कैनबिस जिसको हम चरस बोलते हैं उससे हुआ, फिर ये प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स जिसको हम बोलते हैं, जैसे आपने अभी जिक्र किया डॉक्टर साहिबान का, अद्वियात का। अब क्या होता है कि इस अद्वियात जो भी डॉक्टर साहब के पास कोई बच्चा गया कि ऐसे हालात मेरे हैं, मैं प्रॉब्लम में हूँ, डर रहा हूँ, या नींद नहीं आ रही है, बेखौबी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो उसने डॉक्टर साहब ने एक ऐसी अद्वियात लिखी जिससे इससे रिलीफ हुआ। लेकिन वो बच्चा टेम्पररी, वो उस प्रिस्क्रिप्शन पे आप देखिए लिखा होगा फॉर 1 वीक या फॉर 15 डेज, वो कंटिन्यूसली नहीं कहीं भी लिखिएगा। तो अब क्या हुआ, वही चलन उस बच्चे ने आगे चलता गया, दवाइयाँ लाता गया और खाता गया, जिसमें लास्ट में हम उसको बोलते हैं फिर एडिक्शन हो गई उस चीज़ की। तो ये एडिक्शन फिर इसी चीज़ पे रुकी नहीं, तो इस एडिक्शन में बहुत सारी चीज़ें ऐड होती गई, जैसे इलीगल वाइन यहाँ आने लगा। आपको तो मालूम होगा कैसे कैसे सप्लाई, कैसे कैसे पकड़ा जाता है और कितनी तादाद में पकड़ा जाता है। उसके बाद इस चीज़ का इतना बड़ा अमल दाखिल हो गया हमारे जवानों में कि शायद हम यहाँ पे इस यूथ फॉर्म में बताने से भी कासिर है कि कितनी तादाद और किस हद तक इसमें मुब्तला हुए हैं। तो ऑलमोस्ट आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है 2008 में आई थी और लगभग तकरीबन 12 साल हो गए। तो इस महामारी में कोरोना वबा जो इस महामारी में आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा? व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट चैलेंज? देखिए, जो हमारे पेशेंट्स थे तो उनके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हुई, जो रिसेंट पेशेंट्स हमने जो हमारे मार्च में एडमिट थे, फरवरी में एडमिट पेशेंट्स थे, तो जब उनको हमने रिलीज़ किया इस पैंडमिक के ऐलान होते ही कि हम चांस नहीं ले सकते, किसी की ज़िंदगी का मसला है, तो जब भी हमने ऑफ किया तो 10 दिन 15 दिन के बाद इतने फ़ोन आने लगे। एक तो वो है जो हमारा ऑलरेडी पेशेंट था, उसको फॉलोअप की ज़रूरत थी, उसको डॉक्टर साहब से मिलने की ज़रूरत थी, लेकिन उसके बावजूद इतने फ़ोन कॉल्स हमारे फ़ोनों पे आने लगे कि फ्रेशर्स जो नए पेशेंट्स एडमिट होना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से गवर्नमेंट ऑर्डर्स के तहत हम काम करते हैं, तो ये सारा कुछ निज़ाम बंद था। अब हमारी टीम ने क्या किया, जो भी फ़ोन कॉल मुझे मिलती थी मैं अपने डॉक्टर साहब को फॉरवर्ड करता था। हाँ, SMS के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू हम कोशिश कर रहे थे कि उस बच्चे की कोई प्रॉब्लम सुनी जाए ताकि टेम्परेरी उसका हल निकल आ सके कुछ हद तक, कुछ मुद्दत तक, कि ये बच्चा कुछ और ज़्यादा ग्रेव इस चीज़ में न चला जाए। चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस थे कि फिजिकली, क्योंकि मेरे ख्याल से आपका काउंसलिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। आप एक पेशेंट से बात करते हैं, वो आपको फिजिकली विजिट करता है, तो ये एक चैलेंज रहा होगा आपके सबसे बड़ा चैलेंज तो बड़ा चैलेंज रहा होगा। हाँ जी माजिद साहब, सबसे बड़ा चैलेंज मैं ये कहूँगा, आप यकीन नहीं करेंगे, जो बच्चा या जो बच्ची अपने माँ बाप से इसके बारे में छुपा सकती है कि मैंने गलती की है, तो वो कैसे खुल के सामने आएगा? क्योंकि रोल मॉडल तो उसके घर में ही है ना। हाँ, उसके फ्रेंड तो घर में ही है, सबसे बड़ा सरमाया उसके घर में है। अगर बच्ची हो तो माँ, अगर बेटा हो तो बाप। अगर ये इनसे छुपा सकते हैं तो आप ये इमेजिन करिए ये कैसे फिर हमारे साथ खुल के सामने आएंगे और अपनी इस बुराई का इजहार करेंगे। लेकिन काउंसलिंग पार्ट और एक ट्रीटमेंट के दरमियान एक बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जब हमें पहले इस बच्चे को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है कि बेटा हम आपके दोस्त हैं, हम आपके भाई हैं, अपार्ट अ डॉक्टर और सोसाइटी, आप मेंबर ऑफ सोसाइटी हो, आपके फादर की ये डिग्निटी है, मदर की ये डिग्निटी है, आपसे गलती हुई है,
आप हमें भाई समझ के। तो मैं आपको टोकना चाहूंगा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इसमें तो बहुत सारी, क्योंकि ये ड्रग का एक कार्टेल रहता है, बहुत बड़ा रहता है, तो जब आपने ये खोला होगा, क्योंकि नेक्सस बहुत खतरनाक है और आज भी इट्स $1 बिलियन इंडस्ट्री ड्रग्स का, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड अगर आप देखिए। फिर तो आपने बहुत सारी चैलेंजेस देखी होंगी, देयर वुड बी, योर लाइफ वुड हैव बीन एट स्टेक समटाइम्स। उस चैलेंज को आपने कैसे कैटर करा? मुझे जाहिरन ऐसा लगता है कि चैलेंज आई होगी, देयर विल बी पीपल जिनने चाहा होगा कि आप इस काम को नहीं जाए, क्योंकि शायद वो लोग भी एक्सपोज होंगे। कोई ड्रग एडिक्ट आपके सामने आता है, देन वो आपको बोलेगा कि मैंने ड्रग्स कहाँ से लिया है, तो आपको एक चेन मिल जाता था, तो शायद ही आप उस कार्टेल को भी एक्सपोज कर सकते थे, जो आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके साथ साथ और कौन सी खतरनाक चैलेंजेस रही इस को फॉर्म करने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबल करने के लिए, जी खड़ा करने के लिए? देखिए, एक चीज़ है, अगर हम देखें कि चैलेंजिंग, इस JNK में चैलेंजिंग एक आम सी बात है। जो भी आपको करना है चैलेंज के साथ ही करना है, लेकिन बीइंग अ सिटीजन ऑफ सोसाइटी, रेस्पेक्टेड सिटीजन ऑफ द सोसाइटी, अगर आप कोई चांस न लें, अगर आप कोशिश न करें तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, आप हिम्मत करिए। देखिए, ये कुछ तादाद में है, लेकिन सिविल सोसाइटी उनसे 1000 गुणों की तादाद में है। जब एक सिविल सोसाइटी आगे आएगी, जब एक, देखिए सिंपल सा मैं आपको ये इसका उदाहरण दूंगा। हमारे यहाँ हर एक कमेटी में ये है कि अगर कोई डेथ हुआ तो लोग आसपास खड़े हो जाते हैं, 100-200 की तादाद में, जो भी उसके नेबर हो। वैसा ही मैकेनिज्म आप अपनाइए। अगर आपकी कॉलोनी, आपका एरिया 50 घरों पे मुश्तमिल है, सबसे पहले आपको उसी को प्रायोरिटी देनी है कि उन 50 घरों में देखना है कोई बच्चा, कोई बच्ची इन्वॉल्व तो नहीं है। आप सारे समाज के ठेकेदार नहीं बन सकते, ये वाजिया सी बात है। लेकिन जब आपका एरिया रोल मॉडल बन जाएगा कि हमारे 50 घरों में कोई बच्चा इस गलती में शिकार नहीं है, तो दूसरे एरियाज जो होंगे वो भी आपका मैकेनिज्म अपनाने के लिए तैयार रहेंगे। जी। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू है, देखिए ये नेक्सस जो है, ये नेक्सस बहुत लंबा है, ये आप नहीं तोड़ सकते हो रातों रात, महीनों में, दिनों में। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं फिर कह रहा हूं, जब तक मैं सामने आके इसके खिलाफ बात ना करूं, तब तक न पुलिस, न एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं, न देखिए, न पुलिस, न एडमिनिस्ट्रेशन, न कोई भी बात नहीं करेगा। हाँ, आप बात करना शुरू कर देंगे तो आपके साथ लोग जुड़ते गए। जैसे मैं चला जानिबे मंजिल, मगर जो कारवां बढ़ता गया, कारवां बढ़ाने की जरूरत है। देखिए, हम खुदा न करे, कहीं कहीं पे हम देखते हैं, मैं कभी कभार वॉचेस का न्यूज़ देखता हूँ, डिबेट्स देखता हूँ, उसमें पुलिस पे बड़ा ये अथॉरिटी देते हैं, पुलिस, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है, बखूबी कर रही है। आप देखिए, न्यूज़ देखिए, अखबार देखिए, कौन सा दिन ऐसा नहीं जाता है कि पुलिस ने नहीं पकड़ा। बिल्कुल। लेकिन अब क्या है, हमारी जुडिशरी थोड़ी सी इसमें कमज़ोर है। जुडिशरी का एक ऐसा मसला है। देखिए, मुंबई में क्या हुआ, मुंबई में उन्होंने फिर NDPS जिसको भी लगती है, नारकोटिक एक्ट जो है, तो वहाँ के वकीलों ने जज साहिबान के साथ बात करके ये कहा कि ये हमारे समाज के लिए नासुर है, तो इसकी बेल बहुत जल्दी नहीं होनी चाहिए। ठीक। एक बड़ा वाइटल रोल, इन सारे पिलर्स को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। अगर आप एक NGO खड़ा कर रहे हैं तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके जो फर्स्ट थिंग कि लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं जी, और साथ साथ में आप मुझे ये बताइए कि आप लोग आते थे तो आप कौन से अमेजिंग फैक्ट्स थे, ऐसे फैक्ट्स थे कि आप हैरान हो गए, और फिर आप उसको कैसे कैटर कर रहे थे? ये मेरा आपसे और एक सवाल है। देखिए, लोग तो आते गए, कारवां तो बढ़ता गया, हमारा तो वैसे का वैसा ही है, लेकिन लोगों में इस चीज़ का रुझान हुआ कि कहीं पे इलाज तो मुमकिन है। पहली बात ये है। अब आप जो ये कह रहे हैं कि कैसे बढ़ता है, कैसे करते हैं, आपका ट्रीटमेंट का प्रोसीजर कैसा है? नहीं, मैं फोबिया बता रहा हूँ पहले। देखिए, ये हमारी नौजवान कौम जो है, 11th 12th कॉलेज, स्कूल गोइंग, वहाँ पे किसी को सिगरेट पीते देखा, वहाँ पे किसी को कोई और चीज़ लेते देखा, तो इसका इन्फ्लुएंस होना बहुत ईजी है, बिकॉज माइनर है तो और पीयर प्रेशर है, डोरवे, तो हो गया ये। अब दूसरा पहलू है कि मैं माँ बाप को इसमें खड़ा करूँगा। एक मैसेज मेरी माँ बाप के लिए होगी, पर्टिकुलर माँ बाप के लिए मैसेज ये होगी, अगर उनको कभी भी ये लगता होगा कि हमारे बच्चे में कुछ चेंजेस है, कुछ चेंजेस हैं, बिहेवियरल चेंजेस है, इलीगल मनी की डिमांड है, स्कूल जाने से कतरा रहा है, अनहाइजीन रहने लगा है,
एक्सेसिव डिमांड है, दरवाजे तोड़ता है, खिड़कियां तोड़ता है, बिना बिना बात पर रैश हो जाता है, खाना नहीं खाता है सपोज, या इसमें ऐसी चेंज हुई है कि हमने आज फ़ोन दिया, कल वो उसने बेचा, दूसरा लाया, तीसरा बेचा, या ऐसी चेंज है कि उसका उठना बैठना उन लड़कों के साथ हुआ है जो उनको लगते हैं कि बज़ाहिर ये गलत है, लेकिन माँ बाप को इमीडिएट क्या करना चाहिए, किसी भी इदारे से, किसी भी साइकेट्रिक डॉक्टर, किसी भी काउंसलर, किसी भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से अप्रोच करना चाहिए। चाहे बच्चा उस टाइम माने या ना माने, लेकिन माँ बाप जाएं, उन डॉक्टर साहब से मिले और अपने बच्चे की वो उसको बताएं कि मेरे बच्चे में मुझे 1 महीने से 2 महीने से ये चेंजेस लग रही है, कहीं ये वो तो नहीं है कि ये मंशियात का इस्तेमाल करने लगा है, कहीं ये और कोई चीज़ तो नहीं, डिप्रेशन तो नहीं है, कोई और एंजाइटी तो, कोई और डिजीज़ तो नहीं है जिसके बारे में मुझे आपसे सलाह मशवरा करना था। लेकिन क्या बदकिस्मती हमारी है, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जब हद से पानी चला गया होता है। ओके, इट्स लाइक लास्ट स्टेज पे आ जाते हैं। नहीं, लास्ट स्टेज भी नहीं कहेंगे, देखिए क्लोज टू दैट, क्लोज मतलब इतना कि जब उसने सारा कुछ घर में या सारा कुछ अपने सोसाइटी में, रिलेशन में तबाह कर दिया होता है, तब जाके 2-4 आदमी पकड़ के या समझा बुझा के ले आते हैं, जहां पर हमें भी ट्रीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब आपका दूसरा माजिद साहब सवाल रहा ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, ट्रीटमेंट सबसे बड़ा इसमें यह है विल पावर, बच्चे का खुद का विल पावर। अगर बच्चा खुद अपनी विल से चाहता है कि मैं इससे दूर रहूं, तो उसको मौका फराहम करिए। मौका फराहम करने की सबसे बड़ी ज़रूरत है। जैसे आपका देखिए, किसी माँ बाप का बच्चा आज से 10, 15, 20 साल पैदा हुआ, कितनी शफकत से उसने पाला। अब अगर कभी उससे ये गलती हुई, उसी शफकत से पालना है, न कि चोर की नज़रिया से देखना है। अगर आपने उसमें खुद में चेंज नहीं लाई, इस रवैये में, तो बच्चा तो बिगड़ ही गया है, उल्टा आप भी बिगड़ेंगे। और ये एक नोशन है हमारे, मैं नाज़रीन को बताता चलूँ, अक्सर और बेशतर हमने ये नोशन देखा है बहुत सारे लोगों में कि हम इस प्रोसेस को मानते हैं कि रिवर्स नहीं हो सकता जी, बट जैसा कि हमारे एक्सपर्ट साहब कह रहे थे कि दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल एंड इट्स ट्रीटेबल, प्रोवाइडेड कि हम सोशल टैबूज को ना देखें, हम ये नहीं देखें कि हमारे हमसाए, हमारे दोस्त, हमारे और रिश्तेदार क्या कहे। इंसानी जान सबसे ज़्यादा कीमती है, और सही टाइम पे और सही तरीके से अगर किसी भी चीज़ का इलाज करा जाए तो इलाज नामुमकिन नहीं है। तो सर, आपके पास जो जैसे ही लोग अप्रोच करते थे, आपने कैसे कैसे लोगों को देखा, मतलब किस तरीके का नशा हमारी वादी में बिलखुसूस, और जो एज ग्रुप है, कैटेगरी है लोगों का जो इस दलदल में फंसे हुए हैं, वो क्या है? देखिए, अब आप यकीन नहीं करेंगे, तो जब हमने ये 2008 में स्टार्ट किया, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, चैलेंज हमारे जो बच्चे यूज़ करते थे वो कैनबिस, चरस, जिसको हम आम लैंग्वेज में कहते हैं। लेकिन 2010 के बाद अचानक से ट्रेंड चेंज हो गई, बिल्कुल चेंज हो गई। तो ये चरस से लेके फिर प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स जैसे कोडेन, फॉस्फेट, मॉर्फिन, हेरोइन, ये इस पे अल्प्राजोल वगैरह, हाँ, ये सारी चीज़ें अब आज के दौर में वो ट्रेंड भी चली गई है। आप यकीन नहीं करोगे, एक पेशेंट से मैंने पूछा, आप बेटा मुझे बताइए, यंग चैप था, आपको कैसे ये आदत लग गई कि आप इस जैसे नशे में मुब्तला हुए? तो उसने कहा, सर हमारे घर में कारपेंटर्स थे, तो वो लोग क्या करते थे, वो प्लाईवुड पे सोल्यूशन चिपकाते थे। दैट वाज अ बिगेस्ट हार्मफुल, मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा हार्मफुल, क्योंकि सडन डेथ हो सकती है उससे। तो मैंने एक उसमें आदमी को देखा, वो उसको सूंघ रहा था जी। मैंने उससे पूछा, आप ये क्या कर रहे हो? बोला, मुझे इसे काम करने में मज़ा आता है। तो लड़का उठा, उसने भी ट्राई किया, तो हो गया आदत उसको। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ, ये इतना हार्मफुल है कि इससे ऑल ऑफ सडन डेथ हो सकती है। इतना हार्मफुल है ये अगर यूज़ किया जाए। फिर हमने देखा पेट्रोल, फिर हमने देखा थिनर, फिर हमने नील पॉलिश, फिर हमने चेरी पॉलिश, फिर हमने इतने सारे देखे कि यकीन करना भी मुमकिन नहीं है। डोमेसाइल चीज़ें जो घरों में होती है ना, आम यूज, कैरोसिन, ये चीज़ें जब हमने देखी, लेकिन अब और ट्रेंड चेंज हो गई है। आज के दौर में अगर आप देखोगे, न कि नौजवान लड़के, बदकिस्मती से हमारी नौजवान लड़कियां भी इस पौध में शामिल हो गई है, जो हमारे लिए सबसे बड़ा अलार्मिंग है। और वो भी
छोटी चीज़ें इस्तेमाल करते हुए नहीं, बल्कि आज के दौर में हेरोइन, मॉर्फिन अवेलेबल ईजिली अवेलेबल है इनके लिए। ओके सर, हाल ही में मैंने पढ़ा कि द यंगेस्ट kid which has been involved in drug addiction was just 8 years old and it's from the valley. सर नंबर हमारे पास कोई है, ऐसा कोई सर्वे हुआ है कि हमारी आबादी में से कितने लोग इस नशे के साथ मुंसलिक हैं? कोई सर्वे हुआ है, कोई नंबर हमारे पास अवेलेबल है? अगर नहीं है तो आपके पास कोई स्टैटिस्टिक्स हैं कि कितना फ्लो हुआ है इतना 12 सालों में? देखिए माजिद साहब, मैं कहूँगा ये हमारी बदकिस्मती है और हमारे इदारों की बदकिस्मती है, या मैं स्ट्रेट ये कहूँगा जो भी इदारे इस चीज़ के लिए बनाए गए हैं कि अभी तक सर्वे नहीं हो रहा है, जिसको हम सर्वे कहते हैं। हाँ, ये सबसे बड़ा हमारे लिए सेटबैक है। क्यों? देखिए मैं इसको ऐसे कहूँगा, आप किसी ऑथेंटिकेट, आपने अपने आगाज के ही दौर में कहा बरतानिया में एक सर्वे हुआ, रिसर्च के बाद हाँ, जी बिल्कुल पता चल जाता है। तो जब आपने ये बरतानिया की बात कही तो हमने ऑथेंटिकेट लिया इसको। क्यों लिया? क्योंकि वहाँ पे लोग जो है सिंसियरिटी से सामने आते हैं, सच बोलने के आदी है। कि अगर मैं उनके दरवाजे पे गया, मैंने कहा कि क्या आपके घर में कोई मंशियात का आदी है, तो वो हाँ कहेंगे और उनसे मिलाएंगे और सच बताएंगे कि कब से है, क्या एज से है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे वादी में सोशल स्टिग्मा, एक ऐसा स्टिग्मा बन गया है लोगों के लिए, आप यकीन नहीं करेंगे कि सामने नहीं आना चाहते हैं लोग। सामने क्यों नहीं आना चाहते हैं? एक फॉल्स ईगो के लिए। हाँ, और सोशल स्टिग्मा है, एक टैबू है, हम डर रहे हैं। नहीं, देखिए अब ये है, डर रहे हैं, लेकिन जब यही उनका बच्चा कल सड़क पे गिरा हुआ उनको मिलेगा, जब यही बच्चा 5 आदमी उसको मोहल्ले के घर कंधे पे उठा के ले आएंगे कि जी इसने ड्रग्स इस्तेमाल की, तब उनका वो स्टेटस, ईगो और तब उनका तो कुछ नहीं रहेगा। सर मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात पूछना चाहूँगा, वो ये कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? आप क्या देख रहे हैं? हाल ही में एक ड्रग एडिक्शन हेल्पलाइन नंबर विच वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और कह रहे कि अप्रैल से जून तक क्लोज टू 9,500 कॉल्स वे रिसीव्ड। सो आपके फ्यूचर के प्लान्स क्या है, और पर्टिकुलर मैसेज जो हमारे पेरेंट्स को होगा वो क्या रहेगा? देखिए पैंडेमिक चल रहा था, तो हमसे ज़्यादा उन लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई जिनके घरों में ऐसे बच्चे थे। तो सबसे पहला ये है कि बच्चों को आप सही वे पे डॉक्टर साहब से रेगुलरली मिलाते रहिए। डॉक्टर साहब का फ़ोन लीजिए, अगर मुमकिन नहीं हुआ वहाँ जाना तो फॉलो अप के लिए चले जाइए। रही बात हमारे फ्यूचर विजन की, यू मीन टू से माजिद साहब, आज हेल्पलाइन फ़ोन, क्योंकि हालात ऐसे देखे हमने आज पैंडेमिक में भी, ऐसे इंसान ने, क्योंकि गैर मामूली चीज़ कभी भी हमारे सामने आ सकती है, और अगर आपके इस पेशे में इंसान का फॉलो अप नहीं किया जा सकता, रिलैप्स, जिसको हम रिलैप्स सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। देखिए हमारे इस, जहाँ तक इसका ताल्लुक है, इसमें फ़ोन कॉल की कोई अहमियत नहीं है। मैं सीधे बता रहा हूँ, एक पेशेंट को जो अपने होश व हवास खो चुका है, जो इस हद तक आन पहुँचा है कि उसको सुसाइड करना है, जो इस हद तक आन पहुँचा है कि आज उसने ड्रग्स इस्तेमाल की है, लेकिन इसका रेशो बढ़ गया है, अब ये 10 ग्राम से सपोज 10 से 20 करना चाहता है, तो वो उसके लिए सुसाइड ही होगा। हमारे लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम इन बच्चों को कैसे समझाएं कि नहीं डॉक्टर के पास क्यों जाना है, दवाइयाँ अवेलेबल है। माजिद साहब, आपको ये पता नहीं होगा कि टीबी से कितने लोग मरे होंगे पहले, लेकिन आज दवाई है। इस चीज़ की भी दवाई मुमकिन है, लेकिन लोग सामने आए, बच्चे ट्रीटमेंट के लिए सामने आए। सर आपका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया इन नसीहत अफ़ज़ा ख़यालात के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि हर एक गैर मामूली चीज़ का इंसान के पास एक रास्ता होता है, लेकिन ध्यान और एहतियात ही उसका एक रास्ता निकाल सकती है, वरना कोई भी गैर मामूली चीज़ हमारे लिए एक मामूल बन सकती है। हम एक पैंडमिक में हैं, कोरोना वायरस की वबा ने पूरी आलम को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। मास्क का इस्तेमाल करें, गवर्नमेंट और दीगर इदारों से जारी करदा नशरियात को अमली जामा पहनाएं, और हर एक अहद और हर एक काम जो जद्दोजहद के साथ किया जाए उसको इंसान कामयाब कर सकता है।
तो इन ख़यालात के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका शुक्रिया। शबीर साहब, आपका भी शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू को लेकर फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। शोबा तालीम में सरमायादारों की सोच की बजाय गरीब तरीन देहातियों की ख्वाहिशात के मुताबिक तब्दीली लाई जानी चाहिए। बुनियादी तालीम शहरियों व देहात के बच्चों की ज़हनी खलीज को पाटती है। इसके तुफैल बहसियत मुल्क व कौम हिंदुस्तान की बेहतर तामीर मुमकिन है। सही तालीम गिरदोनवाह का इहाता करती है, जिसकी बदौलत बेहतर समाज के वजूद का ख्वाब शर्मिंदाए ताबीर हो सकता है। जमहूरियत को फाल रखने के लिए हकीकी इल्म की बजाय सही इल्म को तरजीह दी जानी चाहिए। दुनिया में हकीकी अमन के लिए बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करना लाजिम है।